हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, बहुत सारे बच्चों को चैप्टर पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन चैप्टर पढ़ने से आपको चैप्टर का ज्ञान है, लेकिन आपके मार्क्स तो अच्छे नहीं आ सकते ना। मार्क्स तो अच्छे तभी आएंगे जब आप नए क्वेश्चंस करेंगे, है ना। तो आपका क्वेश्चन वाला अप्रोच अच्छा होना चाहिए। हर बच्चे को देखोगे आप, तो हमारे देश में हर बच्चे को पढ़ना अच्छा लगता है। बच्चों को प्रॉब्लम तब होती है जब आप उनसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दोगे, तब उन्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इसलिए हमने क्या किया है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है। हर चैप्टर से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया। इंपॉर्टेंट क्या है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या होता है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आता है जो थोड़े कॉन्सेप्चुअल होता है, ठीक है ना। एक तो आप ये देखोगे हर सवाल में कि कैसे हमें फॉर्मूले को अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, एपी वाले चैप्टर की एक खासियत ये भी है कि इसमें मुश्किल से 2 या 3 फॉर्मूले हैं, आपको 2 या 3 ही फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है ना। तो उन दोनों तीनों फॉर्मूलों को एक तो याद हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप लर्न कर लोगे, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन में ये देखना है कि कहां पे कौन से फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस सेशन में हमारे पास 25 क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड है, ठीक है। हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल जो है एपी से ही है, ठीक है। पहला सवाल ये कह रहा है कि इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म a equals to 7 nth टर्म n equals to 84 एंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऐसे दे रखा है, देन n is equals to, है ना। जब भी आप एपी के क्वेश्चन देखो, बहुत जल्दी गिवन लिख लिया करो, ठीक है। क्योंकि गिवन आपको ये बता देगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखो गिवन में क्या क्या दे रखा है। गिवन में दे क्या क्या रखा है। गिवन में आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है ना। गिवन में आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म आप ले लो 7, और आपको दे रखा है nth टर्म दे रखा है। an कितना दे रखा है 84, और मेरे भाई आपको एसएन दे रखा है। एसएन कितना दे रखा है 2093/2, और आपको n निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, n निकालना है। अब आपको पता है कि देखो, पहले तो एसएन के दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। एसएन का एक फॉर्मूला ये है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। आप एसएन का ये फॉर्मूला तब अप्लाई करोगे जब आपके पास फर्स्ट टर्म हो, नंबर ऑफ टर्म्स हो और कॉमन डिफरेंस हो। यानी जब ए एन डी आपके पास हो तो आप ये रिलेशन लगाओगे, है ना। किसी भी एसएन के फॉर्मूले में आपको एन और ए दिया रहेगा, यानी फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स देगा तभी हम एसएन निकाल सकते हैं। क्लियर है, एकदम आपके माइंड में ये बातें क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी एपी का n टर्म्स का सम निकालने के लिए फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स होना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो वही दिया हुआ है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया। जब ये तीनों दिया रहेगा ए एन डी, तब आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्लियर है, ये फॉर्मूला, यानी एक फॉर्मूला तो ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है एसएन का, दूसरा फॉर्मूला एसएन का ये है n/2 इंटू ए प्लस एल, है ना। तो आप ये कहोगे कि सर ना तो यही दिया हुआ है और ना तो यही दिया है। ये रिलेशन कब लगाते हैं, जब आपके पास ए दिया हो, एन दिया हो और एल दिया हो। देखो ये दोनों तो कॉमन है ना, दोनों ही फॉर्मूले में ए और एन कॉमन है ना। डिफरेंस इस बात की है कि आपके पास इसमें कॉमन डिफरेंस दिया है और इसमें लास्ट टर्म दिया है, ठीक है। पर यहां का गिवन देखते हैं हम, तो हमारे पास ए दे रखा है, हमारे पास एसएन दे रखा है, ठीक है ना। हमारे पास एन दे रखा है ना। ना तो डी दे रखा है ना तो एल दे रखा है। पर पता है ना आपको, लास्ट टर्म को ही हम nth टर्म बोलते हैं, ठीक है। यानी हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो हम एसएन का यहाँ पे नया फॉर्मूला बनाने वाले हैं। एसएन का हम ये फॉर्मूला यूज करने हैं n/2 इंटू ए प्लस ए। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, है ना। हम ये बोलेंगे कि एसएन हमारा 2093/2 है, यानी ये जो है इसके बराबर होगा। ऐसे लिख लो n/2, ए के जगह पे आप 7 लिखोगे, एन के जगह पे आप 84 लिखोगे, एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू कितना 2093/2। ओके, ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, ठीक है ना। 84 और 7 जो है आपका, 84 और 7 जो है आपका कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, और ये 2093। ओके, सो n इज 2093/91, ठीक है ना। ये देखो 13 से घटाता ना, 13 7 91, 13 7 आ गया, 13 6 78 और एक ये आ गया, 23 7 जा 161 होता है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। ये आपका पहले वाले सवाल का आंसर है ना। यहां से आपसे n पूछा जा रहा था, n कितना है 23 होता है, ठीक है। तो इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा हम आपको क्वेश्चन में देते रहेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन करने का अप्रोच भी बढ़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पेपर में आपका एग्जैक्ट यही सवाल आने वाला, नए सवाल भी आएंगे, ठीक है। जो भी आपको गिवन इंफॉर्मेशन मिलेंगे, उस इंफॉर्मेशन का हम नए सवाल में यूज कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरह से आपका ये सवाल है, ये तो हमने फॉर्मूला यूज किया था। तो देखो बहुत छोटा सा सॉल्यूशन था, ये सवाल आपको 1 नंबर के लिए था, है ना। 1 मार्क्स में ऐसे सवाल आ सकते हैं और आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। क्लियर है क्या।
आगे के सवालों पे चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सेकेंड क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3, है ना। आपको गिवन में दे रखा है, आपको गिवन में दे रखा है द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3, यानी ऐसा दे रखा है 10th टर्म टू 30th टर्म, इसका रेशियो दे रखा है 1/3, है ना। और कह रहा है द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 6 टर्म्स इज 42, आपको S6 दे रखा है 42, ठीक है ना। जैसे ही आप पहले गिवन लिखा करो, हर सवाल में आप आदत डाल लो, एपी के सवाल अगर कर रहे हो तो आप आदत डाल लो, ठीक है ना। अगर आपने एपी नहीं पढ़ा होगा, आपको कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम होगी, तो आप प्रथम सीरीज में जाके हमारे चैनल पे डाला हुआ है, उसमें एपी का वन शॉट लेक्चर मिलेगा, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको S6 मिलेगा। अब आपको निकालना है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ओके। तो देखो इस एपी में ना तो आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है, ना ही कॉमन डिफरेंस दे रखा है, और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी एपी के लिए, है ना। तो आप ये करोगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and d be the common difference, and d be the common difference, d be the common difference, ठीक है। जब भी आपको सवालों में दिखता है कि ए और डी नहीं है, तो आप ये काम बहुत जल्दी कर दिया करो, ठीक है ना। अब आपको ये दे रखा है कि A10/830, ये गिवन है कि A10/830 1/3 है। आप A10 को लिख सकते हो ना A+9D, A30 को लिख सकते हो A+29D, और ये है आपका 1/3, क्लियर है। अब देखो यहां से आप ये करोगे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू A+9D इक्वल्स टू A+29, ठीक है। और ये आपका 3A+27D इक्वल्स टू A+29D। आप A को इधर लेकर आओगे, ये ऐसा बचेगा 2A इक्वल्स टू 2D, तो ये आपका A इक्वल्स टू D आ गया, है ना। एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये बात यहां से आ जाएगी। अब ये दूसरा रिलेशन आपको ये दे रखा कि S6 इक्वल्स टू 42 है, S6 इक्वल्स टू 42, है ना। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो वही A एंड D वाला, n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, यानी 6/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, यानी 5D, है ना। ये सारी चीजें आपको बहुत जल्दी यूज करने आना चाहिए। अब ये देखो 2 3 जा 6, ये 3 उधर डिवाइड में जाएगा, तो 2A प्लस 5D इक्वल्स टू 42/3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। 42/3 14 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो ये इक्वेशन सेकंड है, आप पहले वाले इक्वेशन को देखो, A इक्वल्स टू D है, ठीक है, कोई दिक्कत, A इक्वल्स टू D है, तो यहां से क्या हो जाएगा 7A इक्वल्स टू 14, है ना। D की जगह पे आपने A रख दिया, तो 7A 14 हो गया, A इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है। और यहां से आपको D भी मिल जाएगा, D भी कितना आ गया 2 हो गया। और कुछ पूछ रहा है क्या, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, तो ठीक है A और D दोनों मिल गया, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल है। अगला सवाल आपके पास दे रखा है कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, देन फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म, है ना। 20th टर्म एंड द nth टर्म, आपको इसका 20th टर्म भी निकालना है और nth टर्म भी बताना है। पहले गिवन में देख लेते हैं ना, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में क्या दे रखा है, ये देखो। गिवन देखोगे तो आपको द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 14 दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स 1050 है ना। एंड द फर्स्ट टर्म इज 10, ए दे रखा है 10, ए दे रखा है 10, फाइंड द 20th टर्म एंड द nth टर्म। आपको A20 पूछ रहा है और nth टर्म an पूछ रहा है, ये ऐसा दे रखा है, ठीक है ना। अब देखो फिर से आपको वही चीज है, S14 दे रखा 1050, तो आप यहां से फॉर्मूला लगा लो 14/2 2A प्लस 13D इक्वल्स टू 1050, है ना। ये ऐसा हो जाएगा, ये 2 से बन जा 5 हो गई, ठीक है। तो 2A प्लस 13D इक्वल्स टू 1050/7, है ना। 15 साथ 105 और ये 0 हो गया। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपको 10 दे रखी है, तो 2 10 जा 20, ये 13D इक्वल्स टू 150, है ना। यहां से जो 13D आएगा वो कितना आ जाएगा 130, इसलिए डी कितना आ जाएगा 10। अब देखो फर्स्ट टर्म भी 10 आ गया
और कॉमन डिफरेंस भी कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर है ना? अब आपसे पूछा जा रहा है 20th टर्म क्या होगा, आप 20th टर्म निकाल लो। a प्लस 19d होता है ना? a की जगह पे 10 है और 19 की जगह पे d की जगह पे 10 रख लो। 10 प्लस 190 मिल के 200। क्लियर है? ये आपका a20 200 है। 20वां टर्म 200 है। अब आपसे पूछा जा रहा है nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना? a 10 है, n माइनस 1 इंटू 10 है। ठीक है? 10 प्लस 10 n माइनस 10, सो 10 से 10 कैंसिल होगा और ये बच गया आपका 10 है ना? बड़ा खूबसूरत nth टर्म बना है। 10 का मल्टीपल है, यानी 10 का टेबल पढ़ दो। फर्स्ट टर्म 10 होगा, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30। ठीक है ना? 10 का मल्टीपल बन गया। क्लियर है? तो ये आपका आंसर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? अच्छा सवाल ये भी था। ठीक है? तो आप सवाल को देखो, सवाल को पढ़ो, फिर करने की कोशिश करो, है ना? पहले आप गिवन लिखने की आदत डालो, है ना? 5-10 सवाल अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपसे एपी में गलत होने के चांसेस ही नहीं है। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला सवाल देखते हैं। आपके पास अगला सवाल क्या है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45, है ना? गिवन देखते चलते हैं ना, गिवन में क्या क्या लिखा हुआ है। आप गिवन लिखते चलो। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45, यानी लास्ट टर्म जो है 45 है। ओके? एंड द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म इज 400। आपको एसन दे रखा है, एसन 400 दे रखा है ना? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। आपसे एन पूछ रहा है क्या होगा, आपसे डी पूछ रहा है क्या होगा। बहुत आसान चीजें दे रखी है ना, बस आप ए दे दिया, एल दे दिया। देखो ध्यान से, ए दे दिया, एल दे दिया, एसएन में एन ही नहीं दिया। और मैंने आपको क्या बोला, एसएन बिना एन के पॉसिबल नहीं है ना, यानी आपको एन निकालना पड़ेगा। तो देखो ये वाला रिलेशन निकाल, एसएन इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। ठीक है? तो देखो एसएन हमें दे रखा है कितना, 400, है ना? ये फॉर्मूला लगा दो। एन बाई 2, ए की जगह पे क्या रखोगे 5, एल की जगह पे क्या रखोगे 45, है ना? इक्वल्स टू 400। ओके? अब मेरे भाई, अब देख लो 45 और 5 कितना होगा, 50 होगा। एंड नाउ दिस इज 400, ये कट के कितना हो गया 25 हो गया। सो एन इक्वल्स टू 400 बाई 25, और ये कट के कितना हो गया 16 हो गया। एन कितना आ गया आपका 16 आ गया, एन 16 आ गया। क्लियर है ना? तो एक पार्ट का तो आंसर मिल गया, एन तो आपको मिल गया। अब डी की बात करते हैं, डी की यानी ए 16 आपको मिल गया। कितना है वो ए 16, आपको 45 दे रखा है ना? यही तो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म, है ना? वो ए 16 45 मिल गया। इसे लिख लेंगे a प्लस 15d इक्वल्स टू 45। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 5 है। 5 प्लस 15d इक्वल्स टू 45, है ना? तो 15d जो होगा ये आपका 40 हो जाएगा। d जो होगा 40 बाई 15 होगा। 5 बटे 40, 5 3 15, तो d जो होगा भाई मेरे आपका 8 बाई 3 होगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है क्या? ये आपका आंसर हो गया। सही है ना? ठीक है? तो बहुत ही आसान सवाल है ना, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। आप ध्यान से सवाल को करें। ठीक है? आपसे इस चैप्टर के सवाल गलत होने के जो चांसेस हैं बहुत कम है। एक और आपके पास अच्छा सवाल आ गया, एक सवाल और बढ़िया है। द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 50 एंड 500 विच आर डिविजिबल बाय 7। 50 से लेकर के 500 के बीच में जो नंबर है जो 7 के डिविजिबल है उनका सम क्या होगा, है ना? 50 टू 50, 50 टू 500, 50 टू 500, ठीक है ना? 50 टू 500, 50 टू 500, इसके बीच में 7 का मल्टीपल का सम चाहिए। इसके बीच में 7 के मल्टीपल का सम चाहिए। क्लियर है ना? तो पहला टर्म 50 से 500 के बीच में जो 7 से डिविजिबल होगा वो आपका 56 हो जाएगा। 7 8 56, पहला टर्म जो होगा 56, दूसरा 63, तीसरा 70, उसके आगे 77, उसके आगे 84, कुछ ऐसा जा रहा है आपके दिमाग में। ये तो चीजें बन ही गई होगी ना, ये फिगर तो बन गई होगी कि हाँ भाई अब होगा क्या। अब हमें लास्ट टर्म चाहिए, है ना? 500 के नीचे देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो आप कुछ नहीं करो ना, 7 से 500 में डिवाइड करो। 7 7 जा 49, नाउ दिस इज 1, 7 1 जा 7, और ये कितना हो गया 3, है ना? इसी 3 को 500 में से घटा, तो ये 497 आ गया, है ना? एंड दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 7, सो द लास्ट नंबर of this sequence is 497 which is exactly divisible by 7। यही है ना? हाँ,
तो मेरे भाई अगर आप इस सीक्वेंस को देखेंगे, तो इसका फर्स्ट टर्म जो है 56 है, कॉमन डिफरेंस जो है 7 है, nth टर्म जो है आपका 497 है, nth टर्म जो है 497 है। पहले तो आपको n निकालना पड़ेगा ना, पहले आप n निकालोगे, देन आप Sn निकालोगे, है ना। ये ध्यान रखना है कि Sn बिना n के पॉसिबल नहीं है ना। तो कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो जहां पे सब कुछ हो पर n नहीं हो और Sn निकालना हो, तो पहला काम आपका होगा कि आप पहले n निकालो, देन Sn निकालोगे। क्लियर है ना? हाँ, तो फिर इस सवाल में हम यही काम करेंगे। Sn इक्वल्स, पहले n निकालना है, पहले n निकालना है। n दे रखा है आपका 497। सो मेरे भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 497। a की जगह पे क्या रखोगे? a की जगह पे आप 57 रखोगे, d की जगह पे क्या रखोगे? 7 रखोगे, एंड नाउ दिस इज 497। ओके, सो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू 497 माइनस 56। ठीक है ना। तो n माइनस 1 इंटू 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 7 में से 6 गया 1, 9 में से 5 गया 4, ये 441 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 441/7, 7 छक 42, 2 7 21, n इक्वल्स टू 63 प्लस 1, n 64 आ गया, n आपका 64 आ गया। क्लियर है क्या? अब आपको Sn निकालना है, Sn वही n/2 a प्लस an, है ना, लास्ट टर्म को an ही बोलते हैं, ऐसा लगा दिया। तो आपको एक तो ये मिल गया 64/2। अब a आपका कितना है भाई मेरे? a आपका 56 है और n कितना है? 497। ओके, सो ये आपका 64/2 यानी 32 हो जाएगा, और ये 503 हो जाएगा, 553, 553, 553, है ना, ये हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आपको ये है ना, 32 इंटू 553, 32 दिया 96, 9 32 बचे 160 और 9 69, 16 बच गया, 32 बचे 160 और 16 176। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो गया 17696। इसका जो सम होगा 17696, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? ठीक है, आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक, कैलकुलेशन आपका थोड़ा बढ़िया होना चाहिए अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो, है ना। अब ये देखो, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 एंड 300 which when divided by 4 leave a remainder 3, also find their sum। आपसे पूछ रहा है कि 10 से लेकर के 300 के बीच में ऐसे नंबरों का सम बताओ जिसको 4 से अगर डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर आना चाहिए, है ना, 3 रिमाइंडर आना चाहिए। ठीक है ना। तो पहला नंबर तो 11 दिख गया मुझे, 11, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है, तो 11 आ गया। सेकेंड नंबर 15 आ जाएगा, 15, 19, 23 लाइक दिस, है ना। अब लास्ट नंबर देखना है, तो 300 में 4 से डिवाइड करो, 4 से बन जाए 28, 10 में से 8 गया 2, ये 4 25 20, अरे ये तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है, ये तो कट जा रहा है, यानी 300 400 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 299 एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 से डिवाइड करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। सो द लास्ट नंबर ऑफ दिस सीक्वेंस इज 299। ओके, है ना। ये 299 वो नंबर है जिसमें आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको 3 रिमाइंडर मिलने वाला है। ये बात तो समझ आ रही है ना? हाँ, देखो आप इस सीक्वेंस की खूबसूरती देखो, इस सीक्वेंस में आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है क्या? 11, इसको कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है? 4, आपको nth टर्म क्या दे रखा है? बोलो 299। पर हमें इस सीक्वेंस का एसएन चाहिए, हमें इस सीक्वेंस का एसएन चाहिए, एसएन चाहिए, पर क्या नहीं दिया है? एन नहीं दिया है ना। एसएन बिना एन के पॉसिबल नहीं है, एसएन बिना एन के पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब आपको एन फिर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, आपको एन दे रखा है 299, है ना, 299 है, एंड एन का फॉर्मूला आपको तो पता है ना कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 299। ए के जगह पे आप क्या लिखोगे? 11 लिखोगे, डी के जगह पे आप क्या लिखोगे? डी के जगह पे आप 4 लिखोगे, इक्वल्स टू 299। ठीक है, n minus 1 into 4 equals to 299 minus 11, n minus 1 into 4 equals to 288। ठीक है, ठीक है, अब यहां से आपका आ जाएगा n minus 1 equals to 288 by 4।
4 7 जा 28, 4 2 जा 8, तो n इक्वल्स टू 72 प्लस 1, n कितना आ जाएगा 73, n कितना आ जाएगा 73। क्लियर है? अब आपको एसएन निकालना है, तो एसएन फिर आपको पता है कि एसएन क्या होता है, n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, एन को पता है कि लास्ट टर्म बोलते हैं। क्लियर है ना? तो देख लो, आपको n बाई 2 यानी 73 बाई 2, फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म आपका 11 है, n कितना है 299 है। ठीक है, तो ये 73/2 और ये आपका 310, ये आपका 310, तो ये कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 155, 155 है ना, 155। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो ना, 73 5 जा हो जाएगा आपका 385, नहीं 385, तो रिमाइंडर आ जाएगा 38, फिर से 73 5 जा कर लो, 385, गलत कर दिया क्या मैंने, 350 नहीं 65 हो जाएगा, 36 होगा शायद, ठीक है 36, 73 5 जा 365 हो जाएगा, 350 और 355, ठीक है 365, और 365 में आप 36 करोगे 71, 401, 401 यानी कैरी 40 हो गया, 73 और 40 हो जाएगा आपका 113। ठीक है, 113, एक बार आप खुद से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आंसर आपका ये सही होना चाहिए। ठीक है ना, इधर से एक बार मैच कर लें, 155 दिया 465, ठीक है, 465 यानी रिमाइंडर आ गया आपका 46, और 155 होते 700, 350 और 35, 700, 350 और 35 यानी 1085, और उसमें कितना जोड़ दोगे आप उधर का, हाँ ठीक है आ जाएगा, सही आंसर, कोई नहीं, ठीक है ना, सही है, ठीक है, एक बार चेक कर ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, अगला सवाल, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी 750, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, फिर से आप गिवन देख लो, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इज 15 दे रखा है, कितना 750, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, तो फर्स्ट टर्म दे रखा है 15, फर्स्ट टर्म 15 दे रखा है, ए दे रखा है 15, है ना, फाइंड इट्स 20th टर्म, आपसे 20वां टर्म पूछ रहा है, 20वां टर्म पूछ रहा है आपसे, क्या ए दे दिया, S15 दे दिया, है ना, आप ऐसा कर लो ना, S15 आपको दे रखा है 750, तो आप इसे ऐसे तो लिख ही सकते हो ना कि 15 बाई 2, 2a प्लस 14d, बोलो, और ये आ गया आपका 750, है ना, ये ऐसा ही तो है। अब आप यहां से, ये 15 बाई 2 है, तो आप ऐसा कर लो, यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो a प्लस 7d होगा, और ये आपका 750, ये वाला 2 ये वाला 2 कटेगा, a प्लस 7d इक्वल्स टू 750 बटे में 15, 15 बचे 75, ये 50 हो गया, a कितना है भाई मेरे, a 15 है, 15 प्लस 7d इक्वल्स टू 50, है ना, और ये 7d करके 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा 35, सो d विल बी 35 बाई 7, 7 बचे 35, d 5 हो गया, d कितना आ गया 5 आ गया, आपको निकालना क्या था इसमें, फाइंड इट्स 20th टर्म, 20th टर्म आपसे पूछ रहा है, तो आप 20th टर्म तो बता ही दोगे ना, a प्लस 19d होगा, a तो आपका 15 है ना, और d आपका 5 है, तो 15 प्लस 95 मिलके 110 हो जाता है ना, ये आपका फाइनल आंसर 110। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चले अगले सवाल पे, आगे के सवाल, अच्छा अगला सवाल देख लो आप, करे कि रोहन रीपेज his total loan of rupees 1,18,000 by paying every month starting with the first installment of rupees 1,000, ठीक है ना, if he increases the installment by rupees 100 every month, what amount will he paid by him in 30th installment, by him in 30th installment, what amount of loan has he paid after 30th installment, 30वें इंस्टॉलमेंट के बाद उसने what amount of he paid आफ्टर, अच्छा कितना पे कर चुका है, यही है ना,
ठीक है। तो देखते हैं आपको टोटल दे रखा है ना, टोटल अमाउंट आपको दे रखा है 1,18,000 रुपया है। ठीक है, उसका जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो 1,000 रुपए का है। पहला इंस्टॉलमेंट जो है 1,000 रुपए का, 1,000 रुपया वो अपने ईएमआई के रूप में देता है। ठीक है, और प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में वो 100 रुपया बढ़ा के देता है, यानी अगला इंस्टॉलमेंट जो है आपका 1,100 का है, फिर अगला इंस्टॉलमेंट 1,200 का है, फिर अगला इंस्टॉलमेंट 1,300 का है, कुछ ऐसे इंस्टॉलमेंट बढ़ता जाता है ना। ऐसे करके वो 30 इंस्टॉलमेंट देता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 30वीं इंस्टॉलमेंट में उसने कितना पैसा दिया। पहली बात तो ये बताओ कि 30th इंस्टॉलमेंट उसका कितने का था। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसको बड़े प्यार से तो ये एपी का सीक्वेंस है ना। एंड इन दिस सीक्वेंस फर्स्ट टर्म इज 1000, फर्स्ट टर्म इज 1000, क्लियर है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 100, कॉमन डिफरेंस इज 100, है ना। सो वी हैव टू फाइंड 830, यानी आपको 30वां इंस्टॉलमेंट निकालना है। ये बात तो समझ है आ रही है ना। तो आप यहां पे ऐसे तो लिख ही सकते हैं a प्लस 29 डे। सो a इज 1029 डे, यानी 29 इंटू 100। सो दिस इज 1000 प्लस 2900, है ना। सो द 30th इंस्टॉलमेंट इज 3900, है ना। 30वां इंस्टॉलमेंट उसका 3900 था। तो आपसे क्या पूछ रहा था कि व्हाट अमाउंट विल बी पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, 30वें इंस्टॉलमेंट में वो कितना अमाउंट पे करेगा। तो उसको बोलना कि 30वें इंस्टॉलमेंट में वो बेचारा 3900 रुपीज पे करेगा, ये पे करेगा। क्लियर है ना, 3900। अब आगे करा व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड, कितना अमाउंट वो पेड कर चुका होता है आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट। तो जोड़ लेते हैं, इसका एसे निकाल देते हैं। तो जब आप एसे निकालोगे तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही तो होता है। जब मौका मिले तब आप फॉर्मूला लिखा करो, कम से कम एक बार आपकी रिवीजन तो होगी। ये आदत आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये नहीं कि जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो फिर ऊपर ऊपर भाग रहे हैं। बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए, ठीक है, तभी टीचर आपके साथ साथ ये काम करता है। ठीक है, आपको टीचर को पूरा ही फॉलो करना होता है। आप जहां भी पढ़ते हैं, जैसे भी पढ़ते हैं, आप अपने टीचर को बड़े ध्यान से फॉलो करें, वहां से आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। टीचर जो भी हरकत करता है वो बच्चों के लिए करता है कि बच्चा इस चीज को इस्तेमाल करे, ठीक है ना। तब आपको ये फॉर्मूला लिखने में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। आप बार बार लिखने की आदत डालें। अब देखो n की जगह पे हमें क्या लिखना है, 30 लिखना है। तो यहाँ पे 30/2 होगा, और ये आपका 2 इंटू 1000 है ना, 1000। n-1 इंटू डी बोले तो 29, 29, और डी कितना है भाई मेरे, 100 है। ओके, तो ये 15 आ गया, है ना। वैसे तो हम जानते तो हमें 30वां इंस्टॉलमेंट मिल गया था n/2 इंटू a प्लस एल से भी हो जाता, हमें इतना करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये 2000 हो गया और ये 2900 हो गया। ठीक है ना, तो ये 4900 हो जाएगा। 15 इंटू 4900, 15 इंटू 4900, है ना। तो एक तो आपका 0 0, 15×9 = 35, 135, 13, 15×4 = 60 और 13 73, 73,500 रुपया वो पेड कर चुका होता है। इस लोन का इतना पार्ट वो जमा कर चुका होता है ना। 73,500 मनी हैव पेड, है ना। लोन का इतना पैसा पेड हो चुका होता है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया, आपको यही पूछ रहा था ना कि कितना पेड हुआ है, तो बता दोगे उस भाई को कि भाई मेरे 73,500 रुपए पेड हो चुका है। जो बचे हैं इसमें से घटा दो, ये रिमेनिंग है। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल पे चला जाए। अगला सवाल आपके लिए फिर से एक खूबसूरत सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। करेंगे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन whose fourth term and ninth terms are -15। फोर्थ टर्म आपको दे रखा है, फोर्थ टर्म आपको दे रखा है कितना, -15, और नाइन्थ टर्म आपको दे रखा है -30, है ना। मतलब आगे जाने के बाद टर्म और छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब हमें इतना आइडिया लग जाता है कि एपी डिक्रीजिंग है, एपी डिक्रीजिंग है तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। अच्छा, ये सब जब आप आदत डालोगे ना तो आपसे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए मैं जब भी पढ़ाता हूं तो बच्चों को बोलता हूं, आप क्वेश्चन करने से ज्यादा फायदा ये है कि आप क्वेश्चन से बात करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझा करो क्या क्या चीजें हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन देखते ही आपका ऑब्जर्वेशन थोड़ा तगड़ा होना चाहिए ना ऐसे मामलों में। फोर्थ टर्म आपको -15 दे रखा है, नाइन्थ टर्म -30 दे रखा है, यानी अगला जो टर्म है पिछले टर्म से छोटा है। इट मींस जो एपी है वो डिक्रीजिंग है, नीचे की ओर आ रही है, और जैसे एपी डिक्रीजिंग होगा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहां पे आपका कॉमन डिफरेंस भी नेगेटिव होने वाला है। आप ऐसे करोगे कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म। और ऐसे सवालों में जैसे देखो
किसी भी एपी का दो टर्म तो दे रखा है, पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे ही नहीं रखा है, तो आप तुरंत ये काम करो, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, है ना, डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस, डी बी द कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, A4 जो है, A4 जो है -15 है, सो नाउ वी कैन राइट इट A plus 3D equals to -15. This is equation first. A9 -30 है, so you can write A plus 8D equals to -30. This is equation second. Okay? अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये माइनस ये प्लस, ये खत्म, ये -5D इक्वल्स टू प्लस का 15, सो D इज -3। देखो हमने पहले बोला था कि D नेगेटिव आएगा, D नेगेटिव आ गया, डिक्रीजिंग एपी का D हमेशा नेगेटिव होता है, -3 आ गया, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि आप अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करते चलते हो कि कहीं हमसे मिस्टेक तो नहीं हो गया, ठीक है ना। तो D -3 आ गया, अब हमें A निकालना है, रख लेते हैं पहले वाले में रख देते हैं, है ना। A 3 3 जा -9 equals to -5, so A will be -5 plus 9, so A is -6, A आपका -6 होगा, A कितना होगा, -6 हो जाएगा, क्लियर है ना। A आपका -6 होगा। अब आपसे पूछ क्या रहा था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, अब से A16 पूछा जा रहा है, नहीं A16 बता दो दुनिया वाले को कि ये होगा 16/2, 2A plus 15D, क्या 2A plus 15D। अब ये 8 हो गया, A की जगह पे क्या रखोगे, A की जगह पे आप -6 रखोगे, है ना, 2 -6, D की जगह पे क्या रखोगे, -3 रखोगे, रख दिया मेरे भाई, ये आपका -12 -45 है ना, एंड नाउ दिस इज 8 इंटू -56, है ना, ऐसा -57 सॉरी, तो ये आपका 8 7 जा 56, 5 8 5 जा 40 और ये 5, -456 आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा -456। क्लियर है क्या, ये भी एक आसान सा सवाल था, हमने बहुत प्यार से कर लिया इस सवाल को। अगले सवाल पे चला जाए, अगले सवाल पे चला जाए, देख लो ये सवाल करें कि इफ mth term of an AP is 1 by n, nth term of an AP is 1 by m, देखो mth term आपको ऐसा दे रखा है 1 by n, nth term आपको दे रखा है 1 by m, ये दो बातें आपको दे रखी है, ठीक है ना, बड़ा शॉर्टकट में से निपटाते हैं। A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस, ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख लो, A plus A minus 1 into D equals to 1 by n, है ना, ये पहला वाला, ये जो दे रखा था पहला वाला, उसको पहला इक्वेशन यहां बनाते हैं, छोड़ो ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिख लो A plus A minus 1 into D equals to 1 by n, दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आप दोनों को घटा लो, ये माइनस माइनस माइनस, ये खत्म, इसे करोगे तो m minus n into D आ गया, और ये आ गया 1 by n minus 1 by n, है ना। अगर आप देखोगे यहां से, इसको लिखोगे तो m minus n into D इक्वल्स टू, ये आपका आ जाएगा m minus n अपॉन mn, है ना, ये और ये कैंसिल हो गया, D इक्वल्स टू 1 by mn, D इक्वल्स टू 1 by mn, D इक्वल्स टू 1 by mn, क्लियर है क्या, D 1 by mn है ना। देन फाइंड द सम ऑफ इट्स mn टर्म्स, सम ऑफ mn, सम ऑफ mn, है ना, देखो mn by 2 है ना, 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया, है ना, ये आपका mn बाई 2, a की जगह पे 2 बाई mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1 बाई mn, ठीक है, तो यहां से आएगा mn बाई 2, ठीक है, 2 बाई mn, है ना, प्लस 1 माइनस 1 बाई mn, ठीक है, mn बाई 2 1 प्लस 1 बाई mn हो जाएगा, ठीक है ना, और आप इसे जब लिखोगे तो ये mn mn कट जाएगा, फाइनली आंसर mn प्लस 1 बाई 2, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फाइनल आंसर mn प्लस 1 बाई 2, क्लियर है ना, ये सम हो जाएगा, सम ऑफ mn टर्म्स, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल आते हैं तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। जब ये कैलकुलेशन आपको नहीं आता है, अगर ये पार्ट, जैसे बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सर आपने ये कैसे लिख दिया, है ना, तो आपको कुछ नहीं आता तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखो ना, देखो ये एम डी माइनस डी, है ना,
और इसमें से घटाओ माइनस एन डी, और ये माइनस करोगे तो प्लस डी हो जाएगा। तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, और इन दोनों में से आप डी तो कॉमन ले ही सकते हो ना, तो ये ए माइनस एन, देखो वही बात तो आ गया। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीजें आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे सवाल से एपी में डर लगता है, पर डरने की जरूरत नहीं है। आप 2-4 सवाल ऐसे कर लो, आपके सारे डर खत्म। ठीक है, तो अच्छा सवाल ये भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 45, 39, 33 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। आपको एक एपी दे रखा है, पहले आप गिवन देख लो ना, गिवन देख लो। गिवन आप लिखना ना भूलें, हर सवाल में गिवन लिखना ना भूलें। ए कितना दे रखा है 45, ए कितना दे रखा है 45, डी कितना दे रखा है 6, -6 दे रखा है, सॉरी डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग एपी है ना, -6 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 180। ये अच्छा ए से दे रखा है 180 है ना, ए से दे रखा है 180, करा जाए। देखो आप सवाल को, आपको ए 45, डी -6 और एसएन 180 दे रखा है। ठीक है, एसएन 180 दे रखा है, लगाते हैं ना फॉर्मूला, लगाते हैं, हमें ए नहीं तो निकालना है। एसएन दे रखा है 180, मेरे भाई आपको एसएन का फॉर्मूला तो पता है ना, बोलो, आप लगा दो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू -180। ठीक है, और ये आप ऐसा लगा दो n/2, 2a की जगह पे, a की जगह पे 2 इंटू 45 है ना, d की जगह पे आप -6 रखोगे, n-1 इंटू -6 इक्वल्स टू -180 है ना। और आप दो कॉमन ले लो इसमें से ना, आप दो कॉमन ले लो, फायदे में रहोगे आप। ये 45, यहाँ पे -3 बचा तो -3n प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 180। ओके, ये दो और ये दो कैंसिल होगा ना, ये दो कैंसिल होगा, n इंटू 48 माइनस 3n है ना, एंड नाउ दिस इज -180। ओके, सो दिस इज 48n माइनस 3n स्क्वायर इक्वल्स टू -180, -180। अब कर लो 3n स्क्वायर माइनस 48n है ना, -180 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, शायद इसमें से 3 कॉमन आ जाएगा ना, ले लेते हैं 3 कॉमन ले लो, n स्क्वायर -16n -16 इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इज n स्क्वायर -16n -60 इक्वल्स टू 0। सम ऑफ रूट +16 प्रोडक्ट ऑफ रूट -60, कुछ तो दिख रहा होगा ना, 10 और 6 नहीं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि n माइनस क्या हो गया 60 आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, इस -3n को +3n लिखा, ठीक है, -48, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, -180, ये भी बात सही है, -16 आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ हमारे कैलकुलेशन में। ठीक है, -3n +3, 48 -3n इज एवरीथिंग, ओ हो सॉरी, ये माइनस नहीं +180, एसएन +180, ये हमसे मिस्टेक हुआ। ठीक, 180 है तो ये +180 होगा, +60 होगा, +60 होगा। ठीक है ना, ये हमसे मिस्टेक होता है, ये ना, ये हर जगह +180 है, +180 है, प्लस का 180 है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक उसमें होता है। ठीक, ये n माइनस, अब देखो, अब तो समझ आ ही जाएगा ना हमें, अब हमें क्या गड़बड़ हुआ हमसे, हाँ प्लस है, तो n-10 इंटू n-6 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो n इक्वल्स टू 10 हो जाएगा और n इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है ना, n की वैल्यू 10 हो जाएगी और n की वैल्यू 6। ये बता रहा है कि सम ऑफ 6 टर्म्स भी 180 होगा, सम ऑफ 10 टर्म्स भी 180 होगा। आपसे कह रहे कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, है ना, n की वैल्यू आप 6 और 10 लिखो, 6 एंड 10 दो n की वैल्यू होगी। एक्सप्लेन द डबल आंसर, ये कह रहा है कि देखो 6 टर्म का सम तो 180 होगा, पर 6 से 10 टर्म के बीच का जो सम है ना वो 0 हो जाएगा, यही डबल आंसर का मतलब है ना।
10 टर्म का भी सम 180 है, 6 टर्म का सम भी 180 है। इसका मतलब ये है कि 6 से 7, 8, 9 और 10 इन चारों टर्म का सम जोड़ा जाए तो मिलके 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 6 एंड 10। अच्छा सवाल था ये भी। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? आगे सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल फिर क्या कर रहा है, कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी व्हिच फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म आर -14 एंड 2, फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म। सो गिवन में अगर आप देखेंगे, गिवन में आप देखेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म दे दिया ना, फर्स्ट टर्म दे दिया। फर्स्ट टर्म कितना दे दिया? फर्स्ट टर्म आपको -14 दे दिया। फिफ्थ टर्म कितना दे दिया? 2 दे दिया। फिफ्थ टर्म 2 दे दिया, है ना? एंड लास्ट टर्म है 62। अच्छा, आपको लास्ट टर्म यानी nth टर्म 62 दे दिया। तो कह रहे कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। ठीक, यहां से एक काम कर लेते हैं ना, आपको A52 दे रखा है, तो आप यहां से पहले एक काम तो कर सकते हैं ना कि a प्लस 4d इक्वल्स टू 2। तो आप यहां से a आपको दे रखा है -14, सो 4d ये 2 आ गया, तो 4d इक्वल्स टू 16 हो गया, सो d विल बी 4। d तो 4 हो गया भाई मेरे, d 4 हो गया। अब अपने को nth टर्म से n निकल जाएगा। हाउ मेनी टर्म्स पूछ रहा है, तो n 62 है। ये तो बड़ा प्यारा सवाल बन गया ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 62। अपने को a पता है कितना, -14। अपने को तो d भी पता है भाई मेरे, ये 4 होगा। नाउ दिस इज 62, सो n माइनस 1 इंटू 4, 62 प्लस 14 और n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 76, n माइनस 1 76 by 4 and now this is 19, so n is 20, है ना? तो हाउ मेनी टर्म्स कह रहा था, तो n बराबर 20 होगा, है ना? 20वां टर्म हमारा 62 हो जाएगा। क्लियर है ना? n की वैल्यू 20 आ गई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। n की वैल्यू 20 आ गई। आगे के सवालों पे चले, बोलो। ये भी बहुत खूबसूरत सवाल लग रहा है। The sum of first and eighth term of an AP is 32 and their product is 60, है ना? फर्स्ट एंड एट्थ टर्म का सम जो है 32 है एंड द प्रोडक्ट इज 60। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, हेंस आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म। बहुत अच्छा सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल दे रखा आपको। पहले आप इनका गिवन लिख लें, पहले आप इनका गिवन लिख लें, इन सवाल के लिए थोड़ी जगह भी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लो आप। अप्रोच ध्यान में रखोगे, सवाल इंपॉर्टेंट हो या ना हो, पर इस सवाल करने का जो अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आप यहाँ पे कुछ नया सीखने वाले हो, ठीक है? तो देखो आपको कह रहा है, गिवन में ये दे रखा है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड एट टर्म, यानी a1 प्लस 8 जो दे रखा है ना, ये 32 है ना? a1 प्लस 8 जो है वो 32 है, और आपको प्रोडक्ट ऑफ दे रखा है a1 इंटू 8 जो है ये 60 है। ओके, करेंगे फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब आप देखोगे इस गिवन इंफॉर्मेशन को देखते हैं ना, गिवन इंफॉर्मेशन को आप देखो, फर्स्ट टर्म प्लस एट टर्म 32 है, फर्स्ट टर्म इंटू एट टर्म 60 है ना? अगर मैं कुछ देर के लिए आपसे बात करूं कि मैं फर्स्ट टर्म को अल्फा लिख दूं और एट टर्म को बीटा लिख दूं, तो आपको नहीं लग रहा है कि अल्फा प्लस बीटा 60 दे रखा है? अगर मैं फर्स्ट टर्म को अल्फा लिखूं, सेकेंड टर्म को बीटा और ये एट टर्म को बीटा लिखूं, तो इसका प्रोडक्ट, सॉरी, ये 32 है, ये 32 है और ये 60 है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये सम ऑफ रूट दे रखा है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है? ठीक है ना? आप देख लो ध्यान से इसे। और जैसे हमें ये बातें दिखती हैं ऐसे एक्सप्रेशन, तो लगता है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बनेगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। आपको पता है ना कि जब जीरोस दिए रहते थे तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते थे, जब रूट दिया रहता है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। तो वैसे ही हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 32x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, एंड नाउ दिस इज x माइनस 30 इंटू x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना? सो x इज 30 और x इक्वल्स टू 2, है ना? अब देखो यहां से क्या होगा, आप ये कह सकते हो, यहां से दो केस बनेंगे, दो केस बनेंगे, दो केस। आप उन केस के बनेंगे, केस वन में आप ऐसा लिखोगे कि देख लो भाई, है ना, अगर x 30 है, x का बोले तो अल्फा, एक x बीटा, ऐसा है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि अगर a1 30 होगा तो a8 2 होगा, है ना? दूसरी बात क्या है, आप केस टू में भी ले लो,
केस 2 में आप ये कहोगे कि अगर A1 2 होगा तो A8 30 होगा। ये दो बातें आएंगे, है ना। यहां से देख के हमें ये आइडिया लगता है कि ये जो सिचुएशन है वो डिक्रीजिंग एपी का है, ये जो सिचुएशन है इंक्रीजिंग एपी का है। इस सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आने वाला है, इस सिचुएशन में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आने वाला है। पहले से क्लियर हो जाया करो, ठीक है। तो मेरे भाई देखो, आप यहां पे जब देखोगे ध्यान से देखोगे तो आपको डी तो निकालना है। तो A8 की वैल्यू 2 है, आप लिख सकते हो कि A + 7D = 2 एंड नाउ दिस इज A जो है 30 है, सो 30 + 7D = 2, 7D जो है -28 है, सो D विल बी -4। ये है D -4 है, D -4, क्लियर है। अब यहां से आता है A8 आपका 30 दे रखा है, ठीक है ना। तो A + 7D = 30 है, ये 2 + 7D = 30 है, 7D = 28 है, इसलिए D जो है 4 आया, D जो है 4 आया, है ना। ये तो D -4 आ गया, यहां से D 4 आ गया। अब से वही पूछ रहा था कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताओ, आप बता दिए। लेकिन दोनों ही केस में आपसे सम भी पूछ रहा है, तो आप इस केस में भी सम निकाल देंगे, इस केस में भी सम निकाल देंगे। बोलो, ये बात तो समझ आ गई ना, इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो ये वाले पार्ट हम डिलीट करते हैं, यानी मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहीं पे हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये हम यहीं पे मिटा देते हैं, ठीक है। आप इस केस में ऐसे निकाल लो। अब जब आप ऐसे निकालोगे तो ऐसे आपको पता है, अच्छा सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स पूछ रहा है, एस 20 पूछ रहा है, तो एस 20 होगा 20/2, 2a + 19, ठीक है। केस 1 के लिए निकाल रहे हैं ना, केस 1 के लिए ये ए और डी दे रखा है, यानी ये 10 हो गया, ये 30 है, तो 30 दूनी 60, डी -4 है, तो 19 चौके 76, यानी -76, तो 10 गुना -16 मिलके -160। ये पार्ट 1 का आंसर है, ओके। ये पार्ट 1 का आंसर है। पार्ट 2 के लिए अगर आप करोगे, केस 2 के लिए यहीं पे कर देते ना, केस 2 के लिए बस वही है, ये 10 हो जाएगा और 2a की जगह पे 2 × 2 4 हो जाएगा, और 19d की जगह पे 19 चौके 76 हो जाएगा, है ना। तो 76 4 80 हो जाएगा, 10 गुना 80, और ये आपका 800 हो जाएगा। आप ये बताओगे कि इस सिचुएशन में S20 जो होगा वो 800 है इंक्रीजिंग एपी में। डिक्रीजिंग एपी में जो S20 होगा वो आपका -160 होगा, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिली इस सवाल, है ना। किसी किसी सवाल का खासियत ये होता है कि आपको खूब सारे आइडियाज देके जाता है, हो सके कि ये सवाल आपके पेपर में ना आए, है ना, लेकिन ये सवाल आपको इतना सारा आइडिया दे देता है कि आप नए सवाल में इस आइडियाज का यूज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। तो चलो देखो, सवाल था एपी का, हमने किया थोड़ा क्वाड्रेटिक से, ये भी फायदा है, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल फिर से थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा लेंदी है ना। अगला सवाल फिर से थोड़ा खतरनाक है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से थोड़ा बढ़िया वाला सवाल, कोई नहीं, देखते हैं इस सवाल को भी। कह रहा है कि इन एन एपी 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153 एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स जो है is 687. Determine the first term and the common difference of the AP. Also find the sum of all terms of the AP. ओहो, ये तो कुछ ऐसा गिवन करा है भाई मैंने। देखो, थोड़ी गिवन का जो इंफॉर्मेशन है पहले वो हम मार्क करते हैं ना, पहले लिखते हैं। गिवन लिखना अपने आप में एक बात है, पहले आप गिवन को लिखो, फिर कुछ आइडियाज दिमाग में आने ही लग जाते हैं खुद ही कि हमें ये लगाना, हमें ये लगाना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करने की जो शुरुआत होती है ना, क्वेश्चन पढ़ते रहो और गिवन लिखते रहो, ये आदत डालनी है आपको, ठीक है। तो कह रहे कि इन एन एपी ऑफ 40 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, यानी एस 9 दे रखा है, एस 9 कितना दे रखा है 153, एस 9 कितना दे रखा है 153 एंड द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687, यानी आपको ये बात पता है कि टोटल टर्म 40 है, उसमें से अंतिम के 6 टर्म का जो सम है ना वो 687 है, 687 है ना। तो लास्ट 6 टर्म के सम को हम ऐसे करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से एस 40 माइनस एस 34, ये जो होगा आपका 687, ये है। ये जो अंग्रेजी में बोल रखा था, ये जो लाइनें अंग्रेजी में बोल रखा है ना, द सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687, उसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते थे, ये था हमारा मैथमेटिकल लैंग्वेज, ओके। ये कहानी है।
फिर से जब हमने एपी देखा तो सब कुछ दिखा पर ए और डी नहीं दिखा, है ना। और एपी बिना ए और डी के अच्छा नहीं लगता, ये तो आपको भी पता है कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन गायब हो जाते हैं जब ए और डी ना रहे, बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिल जाते हैं जब एपी के अंदर ए और डी हो, है ना। तो ए और डी की आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो एपी के लिए, क्लियर है ना। तो भाई मेरे, अब मैं आपको एक बात बता दूं, पता है कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, आप ऐसा मार्क कर लो कि ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। आते हैं पहले रिलेशन में, आते हैं पहले रिलेशन में, जो एस 9 153 है। नाउ वी कैन राइट इट 9/2 2a plus 8d and now this is 153, ओके हो गया मेरे भाई। आप यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये a प्लस 4d हो जाएगा और ये आपका 153 हो जाएगा। नाउ दिस 2 इज कैंसिल्ड विथ दिस, सो a प्लस 4d is 153 by 9 and now this is 17 9 153 होता है, क्लियर है। सो दिस इज a plus 4d equals to 17, a plus 4d equals to 17 and this is equation first, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, है ना। हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं, इस रिलेशन को हम अगले पेज पे करेंगे, है ना। एस 40 माइनस एस 34 जाए 687, एस 40 माइनस एस 34, एस 40 माइनस एस 34 687, ठीक है ना। इसको फिर से करते हैं, यहां पे ये लिख लो 40/2 2a प्लस 39d, है ना। और इसे लिखोगे 34/2 2a प्लस 33d, बोलो, है ना, ये ऐसा है। तो ये आ गया 20 2a प्लस 39d, ये 17 2a प्लस 33d, ओ सॉरी इसे 687 लिख लो ना, यहां भी आप 687 लिख लो, काम की चीज। अब यहां से 40a प्लस 780d माइनस 34a माइनस 17 3 51 17 3 51 3 54, ये इक्वल्स टू 687, ठीक है ना। 40 में से 34 गया 6a, 780 में से 541 गया, 10 में से 1 जाएगा 9, 7 में से 4 जाएगा 3, 7 में से 5 जाएगा 2, 239d इक्वल्स टू 687, ठीक है। यहां से आप 9 3 11 2 9 3 12 2 14, ऐसा कुछ गड़बड़ आ गया क्या। 780 780 था ना, इसमें से 541 घटाते ये 1 आएगा, 1 8 में से 4 गया 4 और 7 में से 5 है 241, 4 2 6 1 7, कुछ गड़बड़ हो गया क्या फिर से ये, एक बार फिर से मैच कर लेते ना। 73 17 3 51 5 17 ओ सॉरी ये 56 हो जाएगा, सॉरी 561d, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़े कैलकुलेशन ध्यान से करते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ध्यान से करते हैं। अब ये देखो 40 में से 34 गया तो ये तो 6 से हो जाएगा, 780 में से 61 19 यानी 219 इक्वल्स टू 687, यहां से 3 कॉमन ले लो 2a प्लस 73d इक्वल्स टू 687, ठीक है। 2a प्लस 73d इक्वल्स टू 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 48, है ना। दिस इज इक्वेशन सेकंड, दिस इज इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। 2a प्लस 73d। तो आते हैं पिछले वाले पेज पे ना, प्रीवियस पेज पे आते हैं, वहां पे 2a प्लस, यहाँ पे ये था, यहां से आ जाएगा 2a प्लस 73d 229, 2a प्लस 73d 2a प्लस 73d इक्वल्स टू 229, दिस इज इक्वेशन सेकंड। पहला इक्वेशन आपके पास है a, ये है a प्लस 4d इक्वल्स टू 17, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आप एक काम कर लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और घटा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे घटा दो, ये खत्म। ये 73 में से 8 घटा 65 थे, 229 में से 34 घटेगा, है ना। 9 में से 4 गया 5, 12 में से 3 गया 8 और ये 1 आ जाएगा, तो d इक्वल्स टू 185/65, सॉरी 195 होना चाहिए, 195
195, 9 में से 4 गया 5 और ये 3 है ना, तो 12 में से 3 गया 9, ठीक है, ये 195 होना चाहिए। 195 और ये कट क्या हो गया 3 है, सो डी कितना हो गया 3 हो गया, डी कितना हो गया 3 हो गया, है ना, यहां से डी आपको 3 मिल गया, ठीक है। और क्या निकालना है हमें, ए भी निकालना है क्या, ए निकाल लेते हैं, पहले वाले में ए पुट कर दो, यहां पे जब आप ए पुट करोगे तो a प्लस 12 इक्वल्स टू 17, सो a विल बी 5, a विल बी 5, a 5 आ गया, d 3 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो बता दो भाई को कि फर्स्ट टर्म 5 आ गया और d जो है 3 आ गया। अब आपसे पूछ रहा है सम ऑफ ऑल टर्म्स, एसएन पूछ रहा है, एसएन यानी S40 पूछ रहा है, S40, तो S40 आप निकाल दो कि S40 होगा 40/2, 2a प्लस 39d, यही होगा ना, आप ये कर दो और ये बता दो, ये 20 हो गया। ए की जगह पे तो आप क्या रखोगे, 5 रखोगे ना, तो 2 बचे 10, डी की जगह पे 3 रखोगे तो 39 या 117, है ना, तो 20 गुना 127 ये हो, 20 गुना 127, 127 तो नहीं, 254, 254, 2540 इसका सम होगा, 2540, ये आपका फाइनल रिजल्ट। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इस सवाल का जो आंसर है आपका 3 पार्ट में था, फर्स्ट टर्म पूछ रहा था, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था और सम ऑफ n टर्म्स पूछ रहा था, हमने सारे बता दिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन में चले, अगला सवाल में चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल एक बार आप पढ़ो, द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4, है ना, ऐसा दे रखा है। The ratio of the 11th term to 17th term of an AP is 3:4. Find the ratio of 5th term to 21st term of the same AP. Also find the ratio of the sum of the first 5 terms to that of the first 21 terms. ठीक है, खूब सारी बातें बोल रखा है, देखते हैं क्या करना है। गिवन लिखते हैं पहले, गिवन लिखते हैं, गिवन में ऐसा करा, द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 17th टर्म, 11th टर्म टू द 17th टर्म कितना दे रखा है 3/4, 3/4। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म, आपसे ये निकालना है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, आपको ये भी निकालना है S5/S21, ये निकालना है, ये दोनों फाइंड करना है, ओके। आते हैं पहले वाले पार्ट पे, तो अब ए ऐसा दे रखा है ना, A11 बाई A17 इक्वल्स टू 3/4, आप A11 को A+10D लिख लें, A17 को A+16D लिख लें और ये 3/4 आ गया, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऐसा आ जाएगा 4 इंटू A+10D इक्वल्स टू 3 इंटू A+16D, ऐसा करोगे आप तो ये 4A प्लस 40D इक्वल्स टू 3A प्लस 48D, है ना, A इक्वल्स टू 8D हो गया, A कितना हो गया 8D हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है A5/A21, A5/A21, तो आप ये कर लो A+4D अपॉन A+20D, A5/A21, है ना, ए की जगह पे क्या रखोगे 8D प्लस 4D अपॉन 8D प्लस 20D, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 12D अपॉन 28D, डी से डी कैंसिल हो गया, 4×3=12, 4×7=28, 3/7 आ गया, है ना, 3/7 आ गया, तो इस वाले पार्ट का जो आंसर होगा वो 3/7 हो जाएगा, जो हम निकालना चाह रहे थे ये 3/7 हो, क्लियर है क्या, ये 3/7 हो गया, है ना। फाइंड द रेशियो, एक पार्ट तो हो गया, अब करें फाइंड द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द डेट ऑफ, अब हमें ये निकालना है, ठीक है, यहां का गिवन मिटा देते हैं, ये निकाल लेते हैं S5/S21, S5/S21, ये 5/2, 2A प्लस 4D, ये 21/2, 2A प्लस 20D, है ना, 2 से 2 कैंसिल, है ना, आप वहां से 2 कॉमन ले, A+2D, यहां से 2 कॉमन ले लो, A+10D, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ए की जगह पे क्या रखोगे, ए की जगह पे 8D रखोगे, तो 5 इंटू 8D प्लस 2D 10D,
और ये 21, 8d प्लस 10d 18d, है ना। ये d से d कैंसिल हो गया, ये 10 बचे 50, कुछ कटेगा क्या, ये 9, सॉरी ये 5, ये 5 और ये 9, है ना। तो 5 बचे 25 और 21 9 189, है ना। तो दूसरे वाले पार्ट का आंसर 25/189 होगा, ठीक है ना। तो ये भी बढ़िया सा सवाल था, बस ये रिलेशन आपका हर काम करा देता, इसलिए रेशियो पूछा था, ठीक है। क्लियर हो गया। ओहो, ये तो आसान सा सवाल लग रहा है ना। Which term of the AP is the first negative term? ऑब्जेक्टिव सवाल है ना। Which term of the AP is the first negative term? ऐसा AP दे रखा है, गिवन में आपको A दे रखा है 65, D दे रखा है -4, है ना। आपसे पूछ रहे कि AP का कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, ठीक है। तो ऐसा आप ये कहोगे ना कि nth टर्म जो होना चाहिए वो 0 से छोटा होना चाहिए। nth टर्म किससे छोटा होना चाहिए, 0 से। आप लिख लो, आप यहाँ पे ये लिख दो कि A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0 होगा, ठीक है। और ये a जो है 65 प्लस n माइनस 1 इंटू -4 लेस देन 0, ठीक है। ये 65 -4n प्लस 4 लेस देन 0, ठीक है। ये आपका हो जाएगा -4n प्लस 69 लेस देन 0, -4n लेस देन -69। अब दोनों तरफ नेगेटिव होगा, यहां पे ध्यान रखना, आप जैसे माइनस को खत्म करोगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तभी माइनस खत्म होगा, तो आप इनइक्वालिटी चेंज होगा, ये बात ध्यान में रखना। ये कैसे होता है, अगर किसी ने कहा कि -2 जो है वो बड़ा है -5 से, है ना, तो जैसे ही आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये 5 हो जाएगा। अब देखो 5 बड़ा है 2 से, इनइक्वालिटी चेंज हो गया, ठीक है ना। तो आप इतना ध्यान रखोगे। अब n ग्रेटर देन 69/4, है ना, तो ये करोगे तो 17 चौक 68 होगा, 17 पॉइंट समथिंग, n 17 पॉइंट समथिंग से बड़ा होना चाहिए, तो n कितना होगा, नेचुरल नंबर होगा, 18 हो जाएगा। तो 18 विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी, है ना। 18th टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक और सवाल आ गया, सीरीज दे रखा, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये ऐसा एक सीरीज बना है, ऐसा एक सीरीज बना है, 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n। अगला टर्म ऐसा ही लग रहा है इसको देख के कि 4 माइनस 4/n होगा, है ना, ये n तक जाएगा, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सजा के लिखूं तो आप ये कहोगे कि सर ये जो लिखा है ना 4 4 4 प्लस 4, ये n टाइम्स लिखा हुआ है ना, n टाइम्स लिखा हुआ है ना ये। और इनमें से माइनस कॉमन लोगे तो ये ऐसा आ जाएगा 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस क्या, n बाई n तक जाएगा, यही तो कह रहे हो, है ना। तो ये वाला जो पार्ट जो होगा ना, ये n टाइम्स लिखा है तो 4n हो जाएगा। यहां से आप 1/n कॉमन ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक, ये n तक जाएगा, है ना। अब आपको पता है कि ये एपी में है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बोलो। तो ये तो 4n हो जाएगा। ये 1/n इंटू, इसको आप ऐसे लिखोगे ना, n इंटू n प्लस 1/2, है ना, यही तो होगा। ये वाला n कटेगा, आपको क्या बचेगा, आपको ये मिलेगा 4n माइनस n प्लस 1/2, n plus 1/2. So this is 8n minus n minus 1 and finally this will be 7n minus 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या। तो ये सवाल भी हमने बहुत आसानी से कर दिया इसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला सवाल देखो, करें कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखोगे, मैं आपको ये बात बता दे रहा हूं, किसी भी एपी में 3 टर्म की अगर बात होगी कि ए बी सी आर इन एपी, जैसे कोई बोलता है कि ये तीनों टर्म एपी में है, तो मेरे भाई पहले तो आप अपना कॉमन सेंस लगाओ, कोई भी फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हो अगर आप क्वेश्चन को सोच के करते हो, ठीक है ना। कैसे, अगर ये एपी में है, आपको इतना तो पता होगा ना कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, क्योंकि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस देगा, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म भी कॉमन डिफरेंस देगा। आप अगर यहां से b प्लस बी करोगे तो ये a प्लस सी हो जाएगा, तो ये 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब आप इस रिजल्ट को खुद से प्रूफ करके खुद से याद कर रखो, खत्म कहानी, है ना। यानी ए बी सी एपी में होगा तो 2b इक्वल टू a प्लस सी। क्लियर। अब मेरे भाई आपको ऐसा दे रखा है कि 1/2x 1 माइनस 4x बाई 2x और 1 माइनस 8x बाई 2x आर इन एपी। तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू
द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। अच्छा, इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कोई नहीं ना, आप ऐसे लिख लो 1 माइनस 4x बाई 2x माइनस 1 बाई 2x, है ना। और इसको आप थोड़ा सही से कर लेते ना, 1 बाई 2x माइनस 4x बाई 2x माइनस 1 बाई 2x, तो ये दोनों तो कैंसिल, खत्म। तो ये तो माइनस 2x हो गया ना, कॉमन डिफरेंस तो माइनस 2x, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले सवाल पे चले। nth term of an AP is 7 plus 4, the common difference of AP is। अब ये भी बात मैं आपको बता देता हूं, हमेशा एक बात अपने दिमाग में ध्यान में रखना, किसी भी एपी का nth टर्म हमेशा ऐसा होगा n प्लस बी की तरह। किसी भी एपी का nth टर्म हमेशा n प्लस बी की तरह होगा, क्लियर है ना। कोई भी एपी का आप अगर सीक्वेंस लिखेंगे तो उसका nth टर्म लीनियर पॉलिनोमियल की तरह होगा, ये जैसे n प्लस बी लिख रखा है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना, उसका कॉमन डिफरेंस a होगा, खत्म। तो वैसे ही इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है ना, वो 7 है ना। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम रटेंगे नहीं सर, और कोई तरीका बताओ, तो देखो मेरे भाई, आपको nth टर्म 7 n प्लस 4 दे रखा है, आप n के जगह पे 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, रख लो 7 प्लस 4, ठीक है ना, आपको फर्स्ट टर्म 11 मिलेगा। 2 रखोगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, 14 प्लस 4 मिलके 18 आ गया। और आपको तो पता है ना कि a2 माइनस a1 d होता है, तो कर लो 18 माइनस 11 7 होगा, है ना। पर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो आप हमेशा ध्यान रखो कि n का कोफिशिएंट ही कॉमन डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ पे 7 मिल गया, आप क्वेश्चन देख के सही कर सकते हो, ठीक है। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ऐसे सवालों में, ठीक है। अगला सवाल है द 14th टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द एपी, एंड से चल रहा है। अगर एंड से चलना है तो देखो, आगे से चलोगे तो ये आपका इंक्रीजिंग एपी है, पीछे से आओगे तो ये आपका डिक्रीजिंग एपी होगा, है ना। यदि आगे से जाओगे तो देखो इसका कॉमन डिफरेंस +3 है, इसलिए पीछे से आओगे तो उसका कॉमन डिफरेंस -3 हो जाएगा, खत्म। तो जो लास्ट टर्म है ना उसको फर्स्ट टर्म मानना, फर्स्ट टर्म आप 49 ले लो, कॉमन डिफरेंस आगे से +3 तो पीछे से कितना होगा, -3 हो गया, -3 हो गया। अब आपसे 14th टर्म पूछ रहा है, तो a14 निकाल दो, ये a + 13d होगा, a के जगह पे आप 49 लिख दो और d के जगह पे -3 लिख दो, और ये 49 -39 मिलके 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो 10 इज करेक्ट आंसर बी। क्लियर है, ये भी आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखो, द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, फिर से एंड से 11वां टर्म बताना है, तो लिख लो अब 10 -3 7 -3 4, यानी आगे से चलोगे तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है, तो पीछे से आओगे तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इधर से -3 है तो उधर से आते टाइम +3 हो जाएगा। फिर से गिवन में आप a को -62 लिख लो और d को +3 लिख लो, ठीक है ना। आपसे 11th टर्म पूछ रहा है, तो ये 11 a + 10d हो जाएगा, है ना। a की जगह पे -62 लिख दो और 10 into 3, तो -62 + 30 मिलके -32 हो जाएगा। कोई ऑप्शन है क्या? सी ऑप्शन इज करेक्ट, खत्म। ये बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, करेक्ट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज p एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इज q, देन इट्स 10th टर्म इज, है ना। फर्स्ट टर्म p दे रखा, a आपको p दे रखा, a आपको p दे रखा है ना। कॉमन डिफरेंस आपको q दे रखा और आपसे 10वां टर्म पूछ रहा है, 18 पूछ रहा है, तो आपको तो पता है ना कि आप ऐसे लिख सकते हो a + 9d, तो p + 9q, खत्म हो जाएगा। p + 9q, p + 9q, ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी है ना, हाँ ठीक है, p + 9q हो गया, है ना। अगला सवाल है फाइंड a एंड b सो दैट नंबर्स आर इन एपी, ये a 7 b 23 एपी में होगा, ठीक है। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, ये चौथा टर्म है। चौथा टर्म आपको दे रखा है 23, ये आप लिख सकते हो a + 3d = 23, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ये सेकंड टर्म आपको 7 दे रखा है, तो आप ऐसे लिख सकते हो a + d = 7, दिस इज इक्वेशन सेकंड। आप घटा लो, माइनस माइनस माइनस, ये 2d = 16 हो जाएगा, तो d कितना आ गया 8, d कितना आ गया 8 आ गया, d 8 आ गया, तो a निकाल लो, a + 8 = 7, सो a = -1, तो ये वाला आपका -1 आ गया। -1 में 8 जोड़ोगे 7 होगा, 7 में 8 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, 15, ये 15 और ये -1, तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखो, करे कि शो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए प्लस बी स्क्वायर आर इन एपी। आपसे ये कह रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर आर इन एपी। ये आपको दिखाना है कि तीनों एपी में होगा। ठीक है, ये तीनों किस में होगा? एपी में होगा, है ना। कुछ देर के लिए मैं इसको P नाम दे देता हूं, इसको Q नाम दे देता हूं और इसको R नाम देता हूं। अगर P क्यू आर एपी में होगा तो ये जरूर होगा कि 2Q इक्वल्स टू P प्लस R होना चाहिए। 2Q इक्वल्स टू P प्लस R होना चाहिए। करके देखते हैं, है ना। P प्लस R पहले करते हैं हम। P प्लस R कितना होगा? तो P प्लस R यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। कर लो। इसको आप खोलोगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसा होगा। ये दोनों कैंसिल हो गया। ये 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो गया, है ना। ये 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है? तो ये तो 2q आ गया। तो देखो p प्लस r जो है वो 2q के बराबर आ गया, है ना। ये बात समझ में आ गया? इसका मतलब ये जो तीनों नंबर है ये एपी में है। ये बात आपको समझ में आई क्या? तो इस तरह से ये हमारा पहला पीवाईक्यूज का सेशन था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आगे फिर चलेंगे, नया चैप्टर लेकर आएंगे। चलो फिर मिलते हैं।